नमस्ते। वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम बात करेंगे चैप्टर 80 इलेक्शंस पर। आज हम संविधान के पार्ट 15 मतलब आर्टिकल 324 से 329 इनको जरा बारीकी से देखेंगे। ये आर्टिकल्स हैं जो हमारे देश की पूरी चुनावी व्यवस्था, उसकी मशीनरी की फाउंडेशन रखते हैं। कैसे चुनाव होंगे, कौन वोट देगा, पूरी प्रोसेस कैसे चलेगी, एक तरह से कहें तो ये हमारे लोकतंत्र का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज का हमारा मिशन है इन आर्टिकल्स के पीछे की सोच, इनके इम्प्लीकेशंस और ये कैसे हमारी डेमोक्रेटिक लाइफ को शेप करते हैं उसे समझना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 324 इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ये सुनने में तो बड़ा हैवी लगता है, पर इसका डे टू डे में मतलब क्या है? बिल्कुल, आर्टिकल 324 सिर्फ एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बात नहीं करता। ये उसकी पूरी शक्तियों, उसके पूरे दायरे का खाका खींचता है। आप सोचिए, भारत जैसा इतना बड़ा, इतना डाइवर्स देश, यहाँ हर चुनाव एक महापर्व जैसा होता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो अगर चुनाव कराने वाली बॉडी ही अनबायस्ड ना हो, मतलब किसी तरफ झुकी हुई हो, तो फिर पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। ये सिर्फ सरकार के दबाव से मुक्त होने की बात नहीं है, ये एक्टिवली फेयरनेस एंश्योर करने की बात है। अच्छा, मतलब सिर्फ एक रेफरी नहीं, बल्कि एक ऐसा रेफरी जिसके पास सीटी बजाने, फाउल देने और मैच को सही ढंग से कराने का पूरा अधिकार हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे। ये ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सबके चुनावों का सुपरिंटेंडेंस। हाँ, मतलब निगरानी रखना। हाँ। फिर डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश देना, और कंडक्ट मतलब चुनाव करवाना। वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर चुनाव की तारीखें तय करने, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, पार्टियों को सिंबल देना, पोलिंग बूथ मैनेज करना, वोटों की गिनती, नतीजों की घोषणा, सब कुछ। बाप रे, काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, A to Z जिम्मेदारी ईसीआई की है। ये एक एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर ये इंडिपेंडेंस कितनी रियल है? मतलब संविधान में लिख देना एक बात है, पर जमीनी हकीकत में से कैसे इंश्योर किया जाता है? अक्सर हम देखते हैं चुनावों के दौरान ईसीआई के फैसलों पर काफी बहसें होती हैं। देखिए, बहसें होना तो लोकतंत्र का एक अच्छा साइन है ना? ईसीआई की इंडिपेंडेंस को कई तरीकों से सेफगार्ड करने की कोशिश की गई है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति और उनको हटाने की प्रक्रिया। वो काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट जज जैसी है। उनका कार्यकाल फिक्स्ड होता है। सर्विस कंडीशंस में नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जा सकता। अच्छा। हाँ, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। ईसीआई के फैसलों को स्क्रूटनाइज किया जाता है मीडिया में, पब्लिक में, और यही स्क्रूटनी एक तरह से उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तय करती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एकदम क्लियर है, इसे इंडिपेंडेंट होना ही है। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है, मुझे भी होता था पहले, ये जो नगर निगम या पंचायतों के चुनाव होते हैं, हाँ, वो भी ईसीआई ही करवाती है। आजकल तो वो चुनाव भी नेशनल इलेक्शंस जितने ही हीटेड हो जाते हैं। नहीं, एक आम मिसकंसेप्शन है। पंचायतों और नगर पालिकाओं मतलब म्यूनिसिपैलिटीज के चुनावों के लिए संविधान में अलग व्यवस्था है। वो 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद हर राज्य में एक अलग स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC का प्रावधान किया गया। ओ अच्छा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। हाँ, ईसीआई तो नेशनल और स्टेट लेवल के बड़े चुनाव देखता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। जबकि ये SECs जो हैं वो लोकल बॉडी इलेक्शंस की जिम्मेदारी संभालते हैं। ये एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन है चुनावी प्रक्रिया का। गॉट इट। तो ईसीआई देश का मेन अंपायर है और SECs राज्यों के अपने अंपायर्स हैं लोकल मैचेस के लिए। चलिए, ये क्लियर हुआ। अब आर्टिकल 325 पर आते हैं। ये कहता है, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। और ये भी कि हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक ही जनरल इलेक्टोरल रोल होगा। ये सुनने में बड़ा सिंपल सा लगता है, पर इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो बहुत गहरा है ना? हाँ, बहुत गहरा। ये प्रावधान जो है, ये सीधे सीधे ब्रिटिश एरा की जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की पॉलिसी थी, उसको खारिज करता है। आपको याद होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। उनके तहत कैसे धर्म के आधार पर अलग वोटिंग लिस्ट और कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई थी, मुस्लिम्स के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, और फिर ये फैलता ही गया। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा, इसने भारतीय समाज को पॉलिटिकली बांट दिया, जिसका एक बहुत दुखद अंत देश के बंटवारे के रूप में हुआ।
हाँ, ये तो बहुत खतरनाक था। मतलब एक ही इलाके में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम अलग अलग लिस्ट में वोट डालते थे, अलग उम्मीदवारों को चुनते थे। बिल्कुल। और उम्मीदवार भी उसी समुदाय का होता था, जिसे सिर्फ उसी समुदाय के लोग वोट दे सकते थे। सोचिए कितना डिवीजन। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस विभाजनकारी व्यवस्था को जड़ से खत्म करने का फैसला किया। आर्टिकल 325 कहता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक लिस्ट, बस। कोई स्पेशल लिस्ट नहीं बनेगी धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर। हर एलिजिबल नागरिक जो भी योग्यता रखता है वो उसी कॉमन लिस्ट में होगा। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूल नहीं है, आप समझिए। ये नेशनल यूनिटी और हमारे सेक्युलर फैब्रिक को बुनने का एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है। सोचिए अगर आज भी वैसा होता, हमारे पड़ोस में ही शायद 2 अलग-अलग पोलिंग बूथ होते एक ही चुनाव के लिए। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में ही दरारें डाल देता। प्रिसाइजली, बिल्कुल। ये एकल मतदाता सूची या सिंगल इलेक्टोरल रोल का जो सिद्धांत है, ये जॉइंट इलेक्टोरल को स्टैब्लिश करता है, जहां सब मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और इसी से जुड़ा है वो दूसरा पॉइंट कि धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी को वोटर लिस्ट में शामिल करने से मना नहीं किया जा सकता। हाँ। यहाँ ओनली शब्द, मतलब सिर्फ शब्द जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ क्यों? इसका मतलब है कि सिर्फ इन ग्राउंड्स पर भेदभाव नहीं हो सकता, दूसरे वैलिड कारण हो सकते हैं लिस्ट में नाम न डालने के। अच्छा, जैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए आप किसी को सिर्फ उसके धर्म या जाति की वजह से मना नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन हाँ, अगर उसके मिनिमम मार्क्स नहीं है या उसने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं किया तो उसे मना किया जा सकता है। तो वोटिंग के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आर्टिकल 325 डिस्क्रिमिनेशन रोकता है, लेकिन आर्टिकल 326 एलिजिबिलिटी तय करता है। डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। इन आधारों पर भेद नहीं होगा। लेकिन एलिजिबिलिटी के ग्राउंड्स अलग हैं, जो आर्टिकल 326 में आते हैं और फिर कानून द्वारा और डिटेल में बताए जाते हैं। जैसे नागरिकता, भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र 18 साल होनी चाहिए। निवास, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का निवासी होना चाहिए। मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, मतलब अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। और कुछ कानूनी अयोग्यताएं होती हैं, जैसे किसी क्राइम या करप्ट प्रैक्टिस में सजा हुई हो। अच्छा। तो अगर कोई इन शर्तों को पूरा नहीं करता, जैसे भारत का नागरिक नहीं है या 18 साल से कम है या लीगली डिस्क्वालिफाइड है, तो उसे वोटर लिस्ट से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन उसके धर्म या जाति की वजह से नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं आर्टिकल 326 पर। Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage. ये है वो फेमस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हर नागरिक जो 18 साल का है वो वोट दे सकता है। हाँ, ये हमारे लोकतंत्र का कॉर्नरस्टोन है, आधारशिला। हर भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, उसे वोट देने का अधिकार है। बस शर्त यह है कि वो संविधान या कानून के तहत डिस्क्वालिफाइड ना हो। और ये अधिकार किसी क्वालिफिकेशन पर आधारित नहीं है, जैसे पहले होता था कई देशों में या हमारे यहाँ भी ब्रिटिश काल में, कि जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी है या इतनी एजुकेशन है वही वोट देगा। हाँ। अब ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सिटीजनशिप और एज पर आधारित है। एक ट्रूली यूनिवर्सल राइट है ये डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हो सकती हैं? मतलब किन ग्राउंड्स पर किसी नागरिक को वोट देने से रोका जा सकता है? देखिए, कानून के तहत कुछ ग्राउंड्स तय किए गए हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 है, उसमें डिटेल में है। पर मुख्य रूप से ये है, पहला, नॉन रेजिडेंस, मतलब अगर वो व्यक्ति उस कंस्टिट्यूएंसी का ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं है जहां की लिस्ट बन रही है। दूसरा, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ऐसा घोषित किया है। और तीसरा, क्राइम और करप्ट और इल्लीगल प्रैक्टिस, अगर उसे किसी चुनावी अपराध या भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है और कानून के तहत उसे वोट देने से डिस्क्वालीफाई किया गया है। ये डिस्क्वालिफिकेशंस स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस के तहत ही लागू होती हैं, ऐसे नहीं। और ये 18 साल वाली उम्र ये हमेशा से नहीं थी, राइट? पहले 21 थी। करेक्ट, बिल्कुल सही। मूल संविधान में वोटिंग की उम्र 21 साल थी। इसे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के जरिए घटाकर 18 साल किया गया। 61st अमेंडमेंट 1988। अच्छा। हाँ, और ये लागू हुआ 28 मार्च 1989 से। आप सोचिए, एक झटके में करोड़ों युवा वोटर बन गए। देश की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा एकदम से इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल हो गया।
हाँ, मैं वही सोच रहा था। 1989 के चुनावों में कितना जोश रहा होगा फर्स्ट टाइम वोटर्स का। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट रहा होगा पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी। अचानक से पार्टियों को इतने सारे युवा वोटरों को एड्रेस करना पड़ा होगा, उनके मुद्दे समझने पड़े होंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ संख्या बढ़ाने की बात नहीं थी, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदलने वाला कदम था। इसने युवाओं की आकांक्षाओं, उनकी उम्मीदों, उनके मुद्दों को चुनावी राजनीति के केंद्र में लाने में बहुत मदद की। It was a massive step towards making our democracy more inclusive and representative of the younger generation. सही बात है। अब बात करते हैं कानून बनाने की शक्तियों की। आर्टिकल 327 कहता है कि पार्लियामेंट चुनाव से जुड़े सभी मामलों पर कानून बना सकती है। हाँ, पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों के चुनावों से संबंधित सभी विषयों पर कानून बना सकती है। इसमें वोटर लिस्ट्स तैयार करना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन करना, मतलब सीमाएं तय करना, डिलिमिटेशन, और चुनावों के प्रॉपर कंडक्ट के लिए जरूरी बाकी सभी मैटर्स सब शामिल हैं। पार्लियामेंट ने इसी शक्ति का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 बनाया है। आरपीए 1950। हाँ, जो वोटर लिस्ट्स वोटर्स की क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन से डील करता है। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, आरपीए 1951। करेक्ट, जो एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, एमपीज एमएलएज की क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, करप्ट प्रैक्टिसेस, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, इन सब चीजों से डील करता है। ये दोनों कानून चुनावी प्रक्रिया की डिटेल्ड रूल बुक हैं, आप कह सकते हैं। तो वे स्टेट लेजिस्लेचर्स का क्या रोल है? क्या वो भी चुनाव पे कानून बना सकते हैं? आर्टिकल 328 इसकी बात करता है शायद। हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 328 स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी पावर देता है। वो भी अपने राज्य के विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर के चुनावों से संबंधित मामलों पर कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा बत है, एक पेंच है। वो क्या? स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ उन मामलों पर कानून बना सकती है जिन पर पार्लियामेंट ने पहले से कोई प्रावधान नहीं किया है। अच्छा, मतलब मैटर्स नॉट कवर्ड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने किसी विषय पर कानून बना दिया है तो स्टेट लेजिस्लेचर का कानून उस हद तक वॉइड होगा, मतलब अमान्य होगा, जिस हद तक वो पार्लियामेंट्री लॉ के खिलाफ जाता है। अच्छा, मतलब एक हायरार्की है यहाँ पर। पार्लियामेंट का कानून सुप्रीम है। हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ गैप्स फिल कर सकता है या सप्लीमेंट कर सकता है, पर उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। जैसे सेंटर सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट बना दिया तो स्टेट सरकार अपना अलग इनकम टैक्स एक्ट नहीं बना सकती। हाँ, वो शायद कोई लोकल टैक्स लगा सकती है जो सेंटर के कानून से कॉन्फ्लिक्ट ना करता हो। परफेक्ट एनालॉजी, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। ये इंश्योर करता है कि देश भर में चुनावों के लिए एक बेसिक यूनिफॉर्मिटी रहे, एक रूपता रहे, जबकि राज्यों को अपनी स्पेसिफिक लोकल कंडीशंस के हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट्स करने की थोड़ी गुंजाइश भी मिले, प्रोवाइडेड वो पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क के अंदर हो। सुप्रीमेसी संसद के कानून की ही है। ठीक है, अगला पॉइंट आर्टिकल 329A। ये कहता है कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज या अलॉटमेंट ऑफ सीट से संबंधित किसी भी कानून की वैलिडिटी को किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव सा लगता है। कोर्ट्स का दरवाजा बंद क्यों? जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर है, सुना है। हाँ, देखिए, ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रोविजन है। डिलिमिटेशन यानी चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करना, ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकली सेंसिटिव प्रोसेस होता है। ये पॉपुलेशन डेटा पर आधारित होता है, काफी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। अब सोचिए, अगर हर डिलिमिटेशन ऑर्डर को अदालतों में चैलेंज करने की इजाजत दे दी जाए तो क्या होगा? बहुत सारे केस हो जाएंगे। हाँ, चुनाव प्रक्रिया अंतहीन मुकदमों में फंस जाएगी। हर चुनाव से पहले सालों तक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज पर ही केस चलते रहेंगे। इससे चुनाव समय पर कराना नामुमकिन हो जाएगा, डिलेज होंगे, केओस होगा। मतलब प्रक्रिया में देरी और केओस से बचने के लिए ये फाइनलिटी क्लॉज डाला गया है कि एक बार हो गया तो हो गया। यस, एसेंशियली हाँ। डिलिमिटेशन का काम एक हाई पावर्ड डिलिमिटेशन कमीशन करती है। उसे क्वासाई जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। ये माना जाता है कि वो अपना काम इम्पार्शियलिटी से करेगी, इसलिए उसके द्वारा जारी किए गए ऑर्डर्स को फाइनल माना जाता है और उन्हें किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस में पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होता, वो होता है। ड्राफ्ट प्रपोजल्स आते हैं, ऑब्जेक्शन सुने जाते हैं, लेकिन एक बार फाइनल ऑर्डर आ गया तो उस पर न्यायिक रोक लग जाती है। ओके, ये समझा। चलो, डिलिमिटेशन फाइनल हो गया, लेकिन अगर चुनाव प्रक्रिया में ही गड़बड़ी हो या नतीजे पे विवाद हो, तब क्या?
मान लीजिए किसी कैंडिडेट को लगता है कि रिगिंग हुई है या ओपोनेंट ने करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाई हैं, तब तो कोर्ट का रास्ता होना चाहिए ना। हाँ, उसके लिए रास्ता है, बिल्कुल है, लेकिन एक स्पेसिफिक तरीके से। आर्टिकल 329B कहता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी चुनाव को चैलेंज करना हो तो वो सिर्फ एक इलेक्शन पिटिशन के माध्यम से ही हो सकता है। इलेक्शन पिटिशन? हाँ, आप सीधे रिट याचिका लेकर या कोई और मुकदमा दायर करके चुनाव को चैलेंज नहीं कर सकते। ओनली थ्रू एन इलेक्शन पिटिशन। और ये इलेक्शन पिटिशन कहाँ दायर होती है, किसके पास? ये उस अथॉरिटी के सामने और उस तरीके से दायर होती है जैसा अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट या संबंधित स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाकर तय करे। फिलहाल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत इलेक्शन पिटिशंस सीधे संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में दायर की जाती हैं। हाई कोर्ट में? अच्छा। हाँ, पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होते थे, लेकिन 1966 में ये व्यवस्था बदल दी गई और हाई कोर्ट्स को ही ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दे दिया गया इलेक्शन पिटिशन सुनने का। तो मतलब चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई का पहला दरवाजा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के फैसले के बाद अगर कोई संतुष्ट ना हो, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ओनली सुप्रीम कोर्ट? यस। तो प्रोसेस क्लियर है। इलेक्शन पिटिशन इन हाई कोर्ट, अपील इफ एनी ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी विवादों का निपटारा जुडिशियल स्क्रूटनी के तहत हो, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड और टाइम बाउंड तरीके से हो। ठीक है। लेकिन संविधान में एक और आर्टिकल है 323B जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करता है और उसमें चुनाव विवादों का भी जिक्र है। इसका क्या स्टेटस है? आपने कहा कि ट्राइब्यूनल्स अब नहीं हैं इलेक्शन पिटिशंस के लिए। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। आर्टिकल 323B जिसे 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स को अधिकार देता है कि वो कुछ खास मामलों के लिए ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं। उन मामलों की लिस्ट में इलेक्शंस टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द हाउस और ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट भी शामिल है। और ये आर्टिकल ये भी कहता है कि ऐसे ट्राइब्यूनल्स बनने पर बाकी सभी कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड किया जा सकता है, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल लीव जुरिस्डिक्शन के, जो आर्टिकल 136 में है। तो क्या ऐसे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बने हैं इस आर्टिकल के तहत? मेरी जानकारी के अनुसार आर्टिकल 323B के तहत स्पेसिफिकली इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लिए कोई ट्राइब्यूनल अभी तक नहीं बनाया गया है। जैसा हमने डिस्कस किया, इलेक्शन पिटिशंस अभी भी हाई कोर्ट ही सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण लीगल डेवलपमेंट हुई है जो आपने पहले टच किया था। क्या? जुडिशियल रिव्यू वाला। एग्जैक्टली। Exactly. श्री चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 323A और 323B के उस प्रावधान को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जो हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को एक्सक्लूड करता था। कौन सा ज्यूरिसडिक्शन? हाई कोर्ट की जो पावर है अंडर आर्टिकल 226 और 227, मतलब पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इसे छीना नहीं जा सकता, किसी भी हालत में नहीं। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर भविष्य में आर्टिकल 323B के तहत कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनता भी है, हाँ, तो भी उसके फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। हाई कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जुडिशियल रिव्यू का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। तो भले ही फर्स्ट इंस्टेंस में मामला ट्राइब्यूनल सुने, अगर बनता है तो हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बनी रहेगी। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट था। वाह, तो ये थे आर्टिकल 324 से 329, एक स्वतंत्र ECI से लेकर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, सिंगल इलेक्टोरल रोल, कानून बनाने की पावर्स, डिलिमिटेशन की फाइनैलिटी और इलेक्शन डिस्प्यूट्स के निपटारे की पूरी व्यवस्था। संविधान ने वाकई एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार किया है हमारे चुनावों के लिए। काफी सोचा समझा गया है। हाँ, बिल्कुल। ये ढांचा भारत जैसे विशाल और विविध लोकतंत्र को चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा है। इसमें सिद्धांत भी हैं, प्रक्रियाएं भी हैं और चेक्स एंड बैलेंसेस भी। ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो और लोगों के मैंडेट के अनुसार हो। बिल्कुल। चलिए अब इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। आज बात करते हैं उस विशाल मशीनरी की, उस सिस्टम की जो भारत जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश में चुनाव करवाता है। सोचिए जरा, मतलब करोड़ों वोटर्स, हजारों कैंडिडेट्स, लाखों पोलिंग बूथ, ये सब मैनेज कैसे होता होगा? ये कोई छोटा मोटा इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, ये तो एक महा इवेंट है जिसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सालों चलती है ना?
हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरे सिस्टम के स्ट्रक्चर को परत दर परत खोलती है। कौन से अधिकारी हैं, कौन सी संस्थाएं हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती हैं। संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर बिल्कुल जमीन पर, मतलब पोलिंग बूथ के अंदर बैठे ऑफिसर तक, ये एक पूरा नेटवर्क है। आज इसी नेटवर्क को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसकी कमान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई के हाथ में है। लेकिन ईसीआई दिल्ली में बैठकर अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, जाहिर है। तो ये जानना दिलचस्प है कि कैसे ये कमांड ऊपर से नीचे तक जाती है और हर लेवल पर कौन जिम्मेदार है। बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लोकतंत्र का ये ऑपरेशनल बैकबोन काम कैसे करता है। तो चलिए हायरार्की में सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। संविधान का आर्टिकल 324 इन्हें यह शक्ति देता है कि वो पूरे देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों का सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल करें। हाँ, ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, मतलब चुनाव कराने की A to Z जिम्मेदारी ईसीआई की है। कैसे होंगे, कब होंगे, किन नियमों के तहत होंगे, सब कुछ ईसीआई तय करता है। जैसे आप कह रहे थे, क्रिकेट मैच में आईसीसी नियम बनाती है और अंपायर मैदान पर उन्हें लागू करवाते हैं, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ईसीआई पूरा फ्रेमवर्क तैयार करता है और उसे इम्प्लीमेंट करवाता है। और ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, राइट? ये कमीशन है। बिल्कुल, ये एक 3 सदस्यीय निकाय है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ईसीज। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और सबसे अहम बात जिसे बार बार कहा जाता है वो है इनकी इंडिपेंडेंस, इनकी स्वायत्तता। संविधान ने कोशिश की है कि इन्हें कार्यकाल की सुरक्षा दी जाए, हटाने की प्रक्रिया मुश्किल हो, ताकि ये बिना किसी सरकारी दबाव के निष्पक्ष होकर काम कर सकें। हाँ, ये इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट तो बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि अगर रेफरी ही किसी टीम की तरफ झुकावा लगे तो फिर खेल का क्या मतलब रह जाता है। जरूरी है, और यहीं ईसीआई की स्वायत्तता काम आती है। अच्छा, ईसीआई तो हो गया नेशनल लेवल पे, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, हर राज्य की अपनी डायनामिक्स हैं, अपनी चुनौतियां हैं। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन इस काम को देखता है, मतलब स्टेट लेवल पर कौन है? यहाँ आते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी सीईओ। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक सीईओ होता है जो उस स्टेट या यूटी में चुनाव के काम की निगरानी करता है, सुपरवाइज करता है। ये ईसीआई के निर्देशों को राज्य स्तर पर लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो क्या सीईओ को राज्य सरकार चुनती है या ईसीआई? नहीं, सीधे तौर पर राज्य सरकार नहीं चुनती। ये एक इंटरेस्टिंग बैलेंस है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ कंसल्टेशन करके राज्य सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी को सीईओ के रूप में नॉमिनेट या डेजिग्नेट करता है। अच्छा, तो इसमें राज्य की भी भूमिका है, कंसल्टेशन होता है, लेकिन फाइनल नॉमिनेशन ईसीआई का होता है। और सबसे जरूरी बात, सीईओ काम ईसीआई के ओवरऑल सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल में ही करता है। वो एक तरह से ईसीआई के स्टेट लेवल रिप्रेजेंटेटिव है। समझ गया। मतलब ईसीआई ये इंश्योर करता है कि स्टेट लेवल पर भी कमान उसी के हाथ में रहे, ताकि यूनिफॉर्मिटी और इम्पार्शियलिटी बनी रहे पूरे देश में। बिल्कुल, सीईओ एक तरह से ईसीआई और राज्य की जो पूरी चुनावी मशीनरी है उसके बीच का ब्रिज है, एक पुल। ठीक है, राज्य के बाद आते हैं जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला तो भारत में एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत ही फंडामेंटल यूनिट है। यहाँ चुनाव का इंचार्ज कौन होता है? जिले में चुनाव का सारा काम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी डीईओ देखते हैं। जिले के अंदर चुनाव से जुड़ा लगभग हर काम, वोटर लिस्ट को फाइनलाइज करवाना, पोलिंग स्टेशन बनाना, स्टाफ की ट्रेनिंग और तैनाती, ईवीएम्स का मैनेजमेंट, सुरक्षा व्यवस्था, वोटों की गिनती, ये सब कुछ डीईओ की जिम्मेदारी और निगरानी में होता है। और इनकी नियुक्ति क्या ये भी सीईओ की तरह ही ईसीआई करता है? हाँ, प्रोसेस काफी मिलता जुलता है। ईसीआई राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सरकार के ही किसी अधिकारी को डीईओ के रूप में नामित या नियुक्त करता है। ज्यादातर मामलों में जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं यानी डीएम या कलेक्टर, उन्हीं को डीईओ की जिम्मेदारी दी जाती है। अच्छा, डीएम या कलेक्टर ही डीईओ होते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। इसके फायदे तो होंगे क्योंकि उनके पास जिले के प्रशासन का पूरा अनुभव और कंट्रोल होता है ना। लेकिन क्या कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या राज्य सरकार के दबाव का सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो तो स्टेट गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करते हैं। देखिए, ये एक जायज सवाल है और इस पर अक्सर चर्चा होती है। फायदा ये है कि डीएम के पास जिले का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है जिसे वो चुनाव के काम में इफेक्टिवली लगा सकते हैं।
इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि वो राज्य सरकार के अधीन भी होते हैं, तो निष्पक्षता बनाए रखने की चुनौती हमेशा रहती है। हालांकि डीईओ के तौर पर वो सीधे ईसीआई के प्रति जवाबदेह होते हैं और ईसीआई उन पर कड़ी नजर रखता है। ये ड्यूल रोल मैनेजमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट को भी जवाबदेह है और स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए भी जिम्मेदार। बिल्कुल। डीईओ को भी ईसीआई और जिला प्रशासन दोनों के साथ तालमेल बिठाना होता है। समझ गया। अब आते हैं और नीचे, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर, पार्लियामेंट्री यानी लोकसभा या असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्र, जहां से असल में उम्मीदवार चुने जाते हैं। यहां कौन जिम्मेदार है उस स्पेसिफिक सीट के लिए? हर संसदीय या विधानसभा क्षेत्र के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, यानी आरओ। उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव कराने का जो संचालन है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, वो इनकी मुख्य जिम्मेदारी है। ये उस चुनाव क्षेत्र के लिए चुनाव प्रक्रिया के मुख्य संचालक होते हैं, समझ लीजिए। तो हर लोकसभा सीट और हर विधानसभा सीट का अपना अलग आरओ होगा? बिल्कुल। ईसीआई राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के परामर्श से सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारी को हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए आरओ के रूप में नामित या नियुक्त करता है। आरओ का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने से लेकर उनकी स्क्रूटनी करने तक, उम्मीदवारों को इलेक्शन सिंबल्स आवंटित करने, पोलिंग बूथ की व्यवस्था देखने, वोटों की गिनती करवाने और आखिर में नतीजे घोषित करने तक सब कुछ आरओ की देखरेख में होता है। बाप रे। हाँ, इन्हें आप उस कंस्टिट्यूएंसी के चुनाव का मैच डायरेक्टर कह सकते हैं। मतलब जमीनी स्तर पर चुनाव का पूरा ऑपरेशन आरओ संभालते हैं, नॉमिनेशन से लेके रिजल्ट तक। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, काफी प्रेशर वाला काम होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सोचिए, एक एक वोट की गिनती, हर नियम का पालन करवाना, उम्मीदवारों और पार्टियों के एजेंट्स के साथ डील करना। आरओ का रोल बहुत डिमांडिंग होता है, इसमें कोई शक नहीं। अब एक और बहुत क्रिटिकल चीज है, वोटर लिस्ट, मतदाता सूची, इलेक्टोरल रोल्स। अगर यही ठीक नहीं है तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ सकता है। किसका नाम है, किसका नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं? इसे कौन मैनेज करता है? ये जिम्मेदारी है इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की, यानी ईआरओ। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ईआरओ होता है। कभी-कभी संसदीय क्षेत्र के लिए भी वही होते हैं। इनका मुख्य काम है मतदाता सूची तैयार करना और उसे लगातार अपडेट रखना। मतलब जैसे नए वोटर्स को जोड़ना जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, या जो लोग उस इलाके से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, या जिनका देहांत हो गया है, उनके नाम हटाना, किसी के नाम या पते में गलती है तो उसे ठीक करना। ये सब ईआरओ की जिम्मेदारी है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इनकी नियुक्ति ये भी ईसीआई ही करती है? हाँ, इनकी नियुक्ति भी ईसीआई ही करती है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के परामर्श से। ये भी सरकारी स्थानीय निकायों के अधिकारी होते हैं। ये काम सुनने में शायद उतना ग्लैमरस ना लगे जैसे आरओ का लगता है, लेकिन है बहुत फाउंडेशनल। अगर लिस्ट ही गड़बड़ है तो सही लोग वोट नहीं डाल पाएंगे या गलत लोग वोट डाल देंगे। जैसे किसी बड़ी इंडियन शादी की गेस्ट लिस्ट फाइनल करना कितना टेढ़ा काम होता है ना, कोई जरूरी रिश्तेदार छूट ना जाए, कोई बिन बुलाया ना आ जाए। वैसे ही ईआरओ को ये लिस्ट बिल्कुल टिप टॉप रखनी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल एक निष्पक्ष चुनाव की पहली शर्त है। और जैसा मैंने कहा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सिर्फ चुनाव के समय नहीं होता। ईआरओज साल भर इस पर काम करते रहते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे एक्शन बैक दिन पर, पोलिंग डे, जिस दिन हम सब वोट डालने जाते हैं। पोलिंग स्टेशन पर काफी गहमा गहमी रहती है। वहां का इंचार्ज कौन होता है, कौन सब संभालता है वहां? हर पोलिंग स्टेशन पर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। वो उस पोलिंग बूथ के कैप्टन होते हैं, समझिए। उनके साथ पोलिंग अधिकारियों की एक टीम होती है, जिन्हें पोलिंग ऑफिसर्स कहते हैं, P1, P2, P3 ऐसे। और ये सब मिलकर मतदान का संचालन करते हैं। अच्छा, तो ये वही लोग हैं जो हमारी आईडी चेक करते हैं, फिर वो रजिस्टर में साइन करवाते हैं, उंगली पर स्याही लगाते हैं और फिर हमें ईवीएम तक भेजते हैं? हाँ, बिल्कुल वही टीम। प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस पूरी टीम का इंचार्ज होता है और उसकी जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करना कि पोलिंग स्टेशन पर सब कुछ नियमों के अनुसार हो, ईवीएम ठीक से काम करे, वोटिंग प्रक्रिया गोपनीय रहे, कोई किसी पर दबाव न डाले, लाइन ठीक से लगे, शांति बनी रहे, ये सब देखना। और इन्हें कौन अपॉइंट करता है? डीईओ? हाँ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी डीईओ इनकी नियुक्ति करते हैं।
लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ करते हैं। ये उस दिन उस बूथ के जमीनी अंपायर हैं जो मौके पर सब कुछ मैनेज करते हैं। कमाल है। मतलब ईसीआई से लेकर पोलिंग बूथ के अंदर तक अधिकारियों की एक पूरी चेन है जो सीधे चुनाव प्रक्रिया में शामिल है। लेकिन क्या कोई बाहरी निगरानी भी होती है? मतलब सिस्टम को चेक करने के लिए कोई आउटसाइड व्यू? क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन में गड़बड़ी की गुंजाइश तो रहती है। कोई ओवरसाइट मैकेनिज्म? हाँ, बिल्कुल। निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई पर्यवेक्षकों यानी ऑब्जर्वर्स की एक पूरी फौज तैनात करता है। ये अनुभवी सरकारी अधिकारी होते हैं जिन्हें चुनाव प्रक्रिया पर बाहरी नजर रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये सीधे ईसीआई को रिपोर्ट करते हैं और किसी भी अनियमितता पर नजर रखते हैं। और ये भी कई तरह के होते हैं ताकि चुनाव के अलग अलग पहलुओं पर फोकस किया जा सके। अच्छा, ऑब्जर्वर्स भी अलग अलग तरह के कौन-कौन से टाइप्स हैं? हाँ, सबसे पहले हैं जनरल ऑब्जर्वर्स। कमीशन इन्हें पर्याप्त संख्या में तैनात करता है। इनका काम है चुनाव प्रक्रिया के हर चरण पर नजर रखना, नॉमिनेशन से लेकर प्रचार, पोल डे की व्यवस्थाएं, वोटों की गिनती, सब कुछ। इनका मुख्य लक्ष्य है ये सुनिश्चित करना कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, फ्री एंड फेयर हो और ईसीआई के निर्देशों का कड़ाई से पालन हो। आप कह सकती हैं कि ये जमीन पर ईसीआई की आंखें और कान की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए ओवरऑल प्रोसेस के लिए जनरल ऑब्जर्वर्स। और दूसरे हैं एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनका फोकस होता है उम्मीदवारों और पार्टियों के चुनावी खर्च पर, इलेक्शन एक्सपेंडिचर। आजकल चुनावों में पैसे का खेल, मनी पावर बहुत बढ़ गया है। तो ये ऑब्जर्वर्स इस बात पर नजर रखते हैं कि कहीं तय सीमा से ज्यादा खर्च तो नहीं हो रहा, कहीं वोट खरीदने के लिए पैसे, शराब या दूसरी चीजें तो नहीं बांटी जा रही। ये असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स के साथ मिलकर काम करते हैं और खर्चों का पूरा हिसाब किताब देखते हैं। ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि पैसे का गलत इस्तेमाल पूरे चुनाव को स्क्यू कर सकता है। बिल्कुल। और तीसरे कौन से हैं? तीसरे हैं पुलिस ऑब्जर्वर्स। कमीशन अनुभवी आईपीएस अधिकारियों को पुलिस ऑब्जर्वर्स के रूप में नियुक्त करता है। ये खास तौर पर उन इलाकों में तैनात होते हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं, सेंसिटिव एरियाज, या जहां कानून व्यवस्था की समस्या होने का अंदेशा होता है। इनका काम है सुरक्षा बलों की तैनाती, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस की निगरानी करना, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना और ये सुनिश्चित करना कि माहौल शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे ताकि वोटर बिना किसी डर या दबाव के वोट डाल सकें। सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा पहलू है, खासकर कुछ इलाकों में। ठीक है, जनरल एक्सपेंडिचर पुलिस ऑब्जर्वर्स। और एक और टाइप था शायद माइक्रो कुछ? हाँ, बिल्कुल। चौथे हैं माइक्रो ऑब्जर्वर्स। ये जनरल ऑब्जर्वर्स के अलावा होते हैं और इनका काम बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इन्हें मतदान के दिन यानी पोलिंग डे पर उन पोलिंग स्टेशनों पर तैनात किया जाता है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण या संवेदनशील माने जाते हैं, क्रिटिकल या वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस। ये केंद्र सरकार या केंद्रीय पीएसयूज के अधिकारी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं। अच्छा, माइक्रो ऑब्जर्वर्स तो ये बूथ लेवल पे क्या करते हैं? बिल्कुल प्रिजाइडिंग ऑफिसर से अलग? हाँ, इनका काम प्रिजाइडिंग ऑफिसर से अलग है। ये पोलिंग स्टेशन के अंदर होने वाली पूरी कार्यवाही पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। सुबह मॉक पोल से लेकर जब ईवीएम चेक की जाती है, दिन भर की वोटिंग प्रक्रिया और शाम को वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम्स और वीवीपीएटीज की सीलिंग तक, ये हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ये देखते हैं कि पोलिंग पार्टी और जो उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो ईसीआई के निर्देशों का ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं। और अगर कुछ गड़बड़ देखें तो? अगर इन्हें कोई भी गड़बड़ी या धांधली की आशंका दिखती है या नियमों का उल्लंघन दिखता है तो ये सीधे जनरल ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करते हैं। ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर निगरानी है बूथ के अंदर की, ताकि बूथ कैप्चरिंग या रिगिंग जैसी चीजों को रोका जा सके या तुरंत पकड़ा जा सके। बाप रे, ये तो वाकई एक बहुत ही डिटेल्ड और मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। मतलब ईसीआई टॉप पर, फिर राज्यों में सीईओ, फिर जिलों में डीईओ, फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आरओ, फिर वोटर लिस्ट के लिए ईआरओ, फिर पोलिंग स्टेशन पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उनकी टीम, और इन सब के ऊपर निगरानी के लिए जनरल, एक्सपेंडिचर, पुलिस और माइक्रो ऑब्जर्वर्स। हर लेवल पर चेक्स एंड बैलेंसेस डालने की कोशिश की गई है। कमाल है। हाँ, इतने बड़े और जटिल देश में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
यह स्ट्रक्चर समय के साथ इवॉल्व हुआ है और लगातार होता रहता है ताकि प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सके। हर अधिकारी की अपनी भूमिका और जिम्मेदारी बिल्कुल साफ तौर पर तय है। ये पूरा ढांचा समझना वाकई काफी एनलाइटनिंग था। मतलब पर्दे के पीछे कितनी मेहनत, कितना कोऑर्डिनेशन, कितने लोग लगते हैं, इसका अंदाजा अब बेहतर हुआ। तो ये था पूरा ढांचा चुनाव करवाने वाली मशीनरी का। काफी परतें हैं इसमें। ECI से लेकर माइक्रो ऑब्जर्वर तक हर किसी की अपनी भूमिका है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे भारत की चुनाव प्रक्रिया पर, मतलब इलेक्शन प्रोसेस पर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये इलेक्शन होते कैसे हैं, कौन सी मशीन है जो इस इतने बड़े काम को करती है। बिल्कुल, ये वाकई एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। चुनाव होते कब है? जनरली तो हमें पता ही है कि हर 5 साल में। हाँ, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए, मतलब स्टेट असेंबलीज के लिए हर 5 साल का टर्म है। ये तो हुई सीधी टेक्स्ट बुक वाली बात, लेकिन क्या हमेशा 5 साल पूरे होते हैं? ऐसा जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। एक सिनेरियो है, मान लीजिए सरकार लोकसभा में विश्वास खो दे, मतलब मेजॉरिटी सपोर्ट चला गया। अच्छा। और कोई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनने का भी स्कोप ना हो, मतलब कोई और पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, इलेक्शंस का आदेश दे सकते हैं। ओह, मतलब बीच में भी चुनाव हो सकते हैं? हाँ, ऐसा कुछ है? ये कुछ वैसा है जैसे सेमेस्टर के बीच में ही यूनिवर्सिटी अनाउंस कर दे कि अरे एग्जाम्स अभी होंगे, शेड्यूल बदल गया। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। एक तरह की कंटिंजेंसी है ये। अच्छा, तो ये कंटिंजेंसी भी है। तो जब टर्म खत्म होता है या फिर हाउस डिसॉल्व होता है, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI हाँ, वो आता है पिक्चर में। एग्जैक्टली। ECI फिर पूरी इलेक्शन मशीनरी को एक्टिवेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल भी है इसके लिए क्या रूल है? कि भंग हुई लोकसभा के लास्ट सेशन और नई लोकसभा के बुलावे के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, 6 महीने की लिमिट है। हाँ, सो ECI को इस टाइमलाइन के अंदर इलेक्शंस करवाने ही होते हैं। यानी एक डेडलाइन है, सब कुछ टाइम बाउंड है। अब ये तारीखें कैसे तय होती हैं, ये अनाउंसमेंट वाला फेज कैसे काम करता है, बड़ा क्रिटिकल लगता है ये। हाँ, नॉर्मली क्या होता है, ECI एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। हाँ, वो तो देखते हैं टीवी पर। उसी में पूरे इलेक्शन स्केड्यूल की घोषणा होती है। नॉमिनेशन कब फाइल करना है, स्क्रूटनी की डेट क्या है, नाम वापस लेने की डेडलाइन, पोलिंग की डेट्स मतलब 1 से ज्यादा दिन। हाँ, अक्सर कई फेजेस में होती है वोटिंग, खासकर लोकसभा चुनाव में। और फिर काउंटिंग की डेट। ये सब फॉर्मल प्रोसेस शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले अनाउंस हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही अनाउंसमेंट होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC, मतलब आदर्श आचार संहिता, वो तुरंत लागू हो जाती है। ओ, ये MCC, चुनावों के टाइम ये शब्द तो मतलब गूंजता रहता है। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, सारे पॉलिटिशियंस और पार्टीज पर रूल्स लागू। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे एग्जाम शेड्यूल आते ही घर में कर्फ्यू लग जाता है, टीवी बंद, खेलना बंद, बस पढ़ाई। हाँ, काफी हद तक MCC का मेन पर्पस ही यही है कि इलेक्शंस को फेयर रखा जाए, मिसयूज ऑफ पावर रोका जाए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर हो। ठीक है। अब आते हैं फॉर्मल प्रोसेस पर। ये शुरू होता है चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होने से। इसमें ऑफिशियली मतदाताओं से, मतलब इलेक्टोरेट से, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने को कहा जाता है। अच्छा, नोटिफिकेशन आ गई। हाँ, तो इसके आते ही कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फाइल करना शुरू कर सकते हैं, मतलब ऑफिशियली मैदान में उतरने की तैयारी। हाँ, बिल्कुल। कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए करीब 1 हफ्ते का टाइम मिलता है। 1 हफ्ता, ठीक है। फिर आते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स। ये वो अधिकारी होते हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कंडक्ट कराने के इंचार्ज होते हैं। वो हर नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी करते हैं, मतलब जांच, देखते हैं कि कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं, कोई कमी तो नहीं है। और अगर कोई गड़बड़ मिली तो वो नॉमिनेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक छोटी सी सुनवाई के बाद। ये बिल्कुल कॉलेज एडमिशन फॉर्म जैसा है, जरा सी गलती और एप्लीकेशन रिजेक्ट। हाँ, बिल्कुल ध्यान से भरना पड़ता है। और अगर किसी कैंडिडेट को लगे कि नहीं लड़ना चुनाव, या शायद पार्टी की स्ट्रैटेजी बदल गई, विड्रॉल का ऑप्शन होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। स्क्रूटनी पूरी होने के बाद 2 दिन का विंडो होता है। सिर्फ 2 दिन? हाँ, 2 दिन, जिसमें वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद फाइनल लिस्ट बनती है कि भाई अब कौन कौन मुकाबले में है। ठीक है। एक और चीज मैंने सुनी है, शपथ या अफर्मेशन। कैंडिडेट्स को ओथ भी लेनी पड़ती है? हाँ, ये कंपल्सरी है।
हर कैंडिडेट के लिए जरूरी है। कब लेनी होती है? नॉमिनेशन भरने के बाद और स्क्रूटिनी की तारीख से पहले वाले दिन तक। ये शपथ ईसीआई द्वारा ऑथराइज्ड अधिकारी, जो यूजुअली रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उनके सामने लेनी होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें कैंडिडेट संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। ये एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है कि वो भारत के संविधान को अपहोल्ड करेंगे, उसकी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी बनाए रखेंगे। ओके, तो नॉमिनेशन हो गया, स्क्रूटनी हो गई, शपथ भी ले ली। अब आता है सबसे एक्शन पैक्ड फेज, इलेक्शन कैंपेन, है ना? रैलियां, भाषण, पोस्टर वॉर्स, गाने, पूरा माहौल बन जाता है एकदम। हाँ बिल्कुल, ये वो टाइम है जब पार्टीज और कैंडिडेट्स वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं, वादे करते हैं। ऑफिशियल कैंपेन कब शुरू होता है? कब? फाइनल लिस्ट आने के बाद, और ये कम से कम 2 हफ्ते चलता है। कम से कम 2 हफ्ते? हाँ, और ये पोलिंग खत्म होने से ठीक 48 घंटे पहले रुक जाता है, बिल्कुल बंद। अच्छा, 48 घंटे पहले सब शांत। शराबे के अपना मन बना सकें। जैसे एग्जाम से बिल्कुल पहले सेल्फ स्टडी टाइम, कोई नई टीचिंग नहीं। सही एनालॉजी है। और इसी कैंपेन के दौरान एमसीसी का सख्ती से पालन करना होता है ना? लेकिन ये एमसीसी है क्या असल में? क्या ये कोई कानून है, मतलब पार्लियामेंट से पास हुआ एक्ट? नहीं, टेक्निकली ये कानून नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज की आपसी सहमति से बनाए कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसे ईसीआई एनफोर्स करता है। अच्छा, पार्टियों ने खुद ही सहमति दी है इस पर? हाँ, ये पहली बार 1960s में बना था और 1991 से काफी इफेक्टिवली यूज हो रहा है। इसमें ब्रॉड गाइडलाइंस होती हैं कि कैंपेन कैसा होना चाहिए। जैसे कि क्या क्या आता है इसमें? जैसे भड़काऊ भाषण नहीं देना, पर्सनल अटैक्स नहीं करना, धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगना, सरकारी मशीनरी का मिसयूज नहीं करना, वोटर्स को ब्राइब करने की कोशिश नहीं करना या डराना धमकाना नहीं। मतलब गोल है कैंपेन को क्लीन रखना और पार्टियों या उनके समर्थकों के बीच झगड़े रोकना। और जो रूलिंग पार्टी है, सत्ता में है, उसके लिए तो खास गाइडलाइंस होंगी, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्सेज और पावर ज्यादा होती है। डेफिनेटली, एमसीसी का एक बड़ा फोकस यही रहता है कि सत्ताधारी दल अपनी ऑफिशियल पोजीशन का फायदा ना उठाए। कैसे रोकते हैं ये? जैसे वो कैंपेन के लिए सरकारी गाड़ी, बंगला, एयरक्राफ्ट यूज नहीं कर सकते। अच्छा। और सबसे जरूरी, इस दौरान वो कोई नई पॉलिसी या स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते जिससे वोटर्स इन्फ्लुएंस हो, या कोई बड़ा ग्रांट या फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं दे सकते। ओ, मतलब चुनाव के ठीक पहले लोक लुभावन घोषणाएं नहीं? बिल्कुल नहीं। ये फेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है, वरना तो मैच शुरू होने से पहले ही एक टीम को बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए रखना जरूरी है। सही बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो होना ही चाहिए। इसी दौरान पार्टीज अपने मैनिफेस्टोज भी जारी करती हैं, वो लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स जिनमें वादों की भरमार होती है। हाँ बिल्कुल, मैनिफेस्टोज में पार्टीज अपना विजन बताती हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो क्या करेंगे, उनकी पॉलिसीज क्या होंगी। वो अपने लीडर्स की उपलब्धियां गिनाते हैं और जाहिर है विपक्ष की नाकामियां भी गिनाते हैं। हाँ, वो तो होता ही है। फिर होती हैं बड़ी बड़ी रैलियां, नुक्कड़ सभाएं, डोर टू डोर कैंपेन्स भी होते हैं। उम्मीदवार वोटर्स को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करते हैं। माहौल एकदम चार्ज्ड अप रहता है, पॉलिटिकल हीट बढ़ जाती है। फिर आता है डी डे, यानी पोलिंग डे या डेज। क्या पूरे देश में एक ही दिन वोटिंग होती है, खासकर लोकसभा चुनाव में? नहीं, लोकसभा चुनावों जैसे बड़े इलेक्शंस में नहीं। यूजुअली वोटिंग कई फेजेस में होती है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग दिनों पर। ऐसा क्यों? एक दिन में क्यों नहीं करवाते? इसके मेन रीजंस हैं लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी। भारत इतना बड़ा और डाइवर्स देश है, करोड़ों वोटर्स हैं, लाखों पोलिंग स्टेशंस हैं। हाँ, बात तो सही है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस और इलेक्शन ऑफिशियल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में टाइम लगता है। फेज्ड वोटिंग से ये इंश्योर किया जाता है कि हर जगह पर्याप्त सुरक्षा बल हों और वोटिंग पीसफुली और फेयरली हो सके, कोई गड़बड़ी ना हो। समझ गया। जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी अलग अलग दिन होते हैं ताकि मैनेजमेंट ठीक से हो सके, चीटिंग रुके। हाँ, बिल्कुल वैसी बात है। संसाधनों का ऑप्टिमल यूज हो पाता है ऐसे। मेक सेंस। अब वोटिंग प्रोसेस पर आते हैं। पहले तो बैलेट पेपर होते थे, वो ठप्पा लगाने वाले। अब ईवीएम्स है। तो कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट आने के बाद ईवीएम का सेटअप कैसे होता है? देखिए, कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट आने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ईवीएम की जो बैलेट यूनिट होती है, जिस पर बटन होते हैं, उस पर लगने वाली बैलेट शीट तैयार करवाता है। बैलेट शीट? हाँ, एक कागज की शीट। इस शीट पर कैंडिडेट का नाम होता है, इलेक्शन कमीशन द्वारा तय भाषाओं में, साथ में उसका चुनाव चिन्ह मतलब सिंबल होता है। रिकग्नाइज पार्टीज के उम्मीदवारों को उनकी पार्टी का सिंबल मिलता है।
और जो निर्दलीय होते हैं, इंडिपेंडेंट्स? इंडिपेंडेंस को ईसीआई की एक फ्री सिंबल्स की लिस्ट होती है, उसमें से चुनना होता है। सिंबल्स इसलिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि भारत में आज भी बहुत से लोग पढ़ लिख नहीं पाते, तो वो सिंबल देखकर आसानी से पहचान सकें कि किसे वोट देना है। हाँ, सिंबल रिकग्निशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ईवीएम्स कब से स्टैंडर्ड बनी? इनके फायदे क्या गिनाए जाते हैं बैलेट पेपर के मुकाबले? ईवीएम्स का इस्तेमाल तो 1998 से शुरू हुआ था, धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन 2003 में सभी राज्यों के चुनाव और उपचुनाव ईवीएम से ही हुए। और उससे उत्साहित होकर कमीशन ने 2004 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ ईवीएम्स का उपयोग करने का, आप कह सकते हैं, एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अच्छा, 2004 से पूरी तरह ईवीएम? हाँ, उस चुनाव में 10 लाख से ज्यादा ईवीएम्स का इस्तेमाल हुआ था। तब से ये स्टैंडर्ड है। इसके कई एडवांटेजेस बताए जाते हैं। क्या है वो एडवांटेजेस? पहला, इनवैलिड वोट्स खत्म हो जाते हैं। पहले बैलेट पेपर पे ठप्पा गलत जगह लग गया या 2 जगह लग गया या स्मज हो गया तो वोट रद्द हो जाता था। इसमें बहुत डिस्प्यूट होते थे। हाँ, ये तो सुना है। ईवीएम में आप एक ही बटन दबा सकते हैं अपने पसंद के कैंडिडेट का, तो इनवैलिड वोट का चांस ही नहीं। इससे डिस्प्यूट्स और इलेक्शन पिटिशंस भी कम हुए। और दूसरा, काउंटिंग बहुत फास्ट हो जाती है। बैलेट पेपर्स गिनने में घंटों, कभी-कभी दिन लग जाते थे। ईवीएम से रिजल्ट्स कुछ ही घंटों में आ जाते हैं। जैसे ऑनलाइन टेस्ट का स्कोर तुरंत पता चल जाता है। ये तो है, रिजल्ट डे का एक्साइटमेंट बढ़ गया है अब। तीसरा, पेपर की बचत। सोचिए, करोड़ों वोटर्स के लिए बैलेट पेपर छापने में कितना पेपर लगता था, कितने पेड़ कटते होंगे। तो ईवीएम्स इको फ्रेंडली हैं। हाँ, ये तो बड़ा पॉइंट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली। और चौथा, प्रिंटिंग कॉस्ट बचती है, लगभग शून्य हो जाती है, क्योंकि अब हर पोलिंग स्टेशन के लिए सिर्फ एक बैलेट पेपर शीट चाहिए होती है जो ईवीएम पर डिस्प्ले होती है। हाँ, ईवीएम खरीदने और उसके मेंटेनेंस का खर्च है, पर रेकरिंग प्रिंटिंग कॉस्ट बचती है। ये तो काफी प्रैक्टिकल बेनिफिट्स लग रहे हैं। लेकिन ईवीएम्स को लेकर सवाल भी उठते रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी को लेकर। टैंपरिंग के आरोप लगते हैं कभी-कभी। हाँ, ईवीएम्स को लेकर डिबेट्स होती रही हैं, हैकिंग या टैंपरिंग के कंसर्न्स उठाए जाते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन हमेशा कहता रहा है कि ईवीएम्स स्टैंड अलोन मशीन्स हैं, किसी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती, इसलिए इन्हें रिमोटली हैक करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसी ट्रांसपेरेंसी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए वीवीपीएटी मशीन जोड़ी गई है। वीवीपीएटी, ये क्या है? वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये ईवीएम के साथ जुड़ी एक छोटी प्रिंटिंग मशीन जैसी होती है। अच्छा, ये कैसे काम करती है? जब आप ईवीएम पर अपनी पसंद के कैंडिडेट का बटन दबाते हैं, तो वीवीपीएटी से एक छोटी पर्ची प्रिंट होती है। हाँ, उस पर्ची पर कैंडिडेट का सीरियल नंबर, नाम और सिंबल छपा होता है। तो वो पर्ची वोटर को मिल जाती है? नहीं, मिलती नहीं है। वो पर्ची कांच की स्क्रीन के पीछे 7 सेकंड के लिए दिखती है, ताकि वोटर देख सके कि हाँ, मेरा वोट सही जगह गया है। फिर वो पर्ची कट कर वीवीपीएटी के एक सील्ड बॉक्स में गिर जाती है। अच्छा, तो ये एक तरह का फिजिकल प्रूफ हो गया। ऑडिट ट्रेल। एग्जैक्टली। इससे वोटर को तसल्ली हो जाती है। और काउंटिंग के टाइम पर ईसीआई रैंडमली कुछ पोलिंग स्टेशंस की वीवीपीएटी पर्चियों का ईवीएम काउंट से मिलान भी करता है, ये डबल चेक करने के लिए कि सब ठीक है। ओके, ये वीवीपीएटी एक इम्पॉर्टेंट चेक मैकेनिज्म है। अब पोलिंग स्टेशन पे एक्चुअल वोटिंग प्रोसेस कैसे होता है? क्या ये सीक्रेट होता है? मतलब किसी को पता तो नहीं चलता किसने किसको वोट दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान भारतीय चुनावों का कॉर्नरस्टोन है। आपकी मर्जी के बिना किसी को पता नहीं चल सकता कि आपने किसे वोट दिया। ठीक है, और ये पोलिंग स्टेशंस बनते कहाँ हैं? आमतौर पर स्कूल्स या कम्युनिटी हॉल्स जैसी पब्लिक बिल्डिंग्स में बनाए जाते हैं। ईसीआई कोशिश करता है कि हर वोटर के घर के 2 किलोमीटर के दायरे में पोलिंग स्टेशन हो, ताकि लोग आसानी से पहुंच सकें। 2 किलोमीटर? ये तो काफी कन्वीनियंट है। हाँ, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि एक स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ न हो। करीब 1200 से 1500 वोटर्स ही हों एक स्टेशन पर। भीड़ मैनेज करना भी जरूरी है। सही बात है। और टाइमिंग्स क्या होती हैं पोलिंग की? पोलिंग स्टेशन कम से कम 8 घंटे खुला रहता है, सुबह शुरू होकर शाम तक। एग्जैक्ट टाइमिंग्स ईसीआई अनाउंस करता है। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप बताइए। मान लीजिए मैं वोट डालने गई, पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले आप अंदर जाएंगे तो लाइन में लगकर पहले पोलिंग ऑफिसर के पास पहुंचेंगे। वो आपकी आईडी चेक करेगा, जैसे वोटर आईडी कार्ड या ईसीआई द्वारा मान्य कोई और डॉक्यूमेंट। और इलेक्टोरल रोल मतलब वोटर लिस्ट में आपका नाम ढूंढेगा, उसे मार्क करेगा। ठीक है, वेरिफिकेशन हो गया। फिर आप दूसरे पोलिंग ऑफिसर के पास जाएंगे। वो आपकी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर, मतलब लेफ्ट फोरफिंगर पर इंडेलिबल इंक लगाएगा, वो अमिट स्याही। हाँ, वो स्याही वाला निशान, इलेक्शन सेल्फी का एसेंशियल पार्ट। हाँ, बिल्कुल। वो निशान इस बात का प्रूफ है कि आपने वोट डाल दिया है।
ताकि आप दोबारा वोट ना डाल सकें, डबल वोटिंग रोकने के लिए। समझ गया। इंक लग गई। अब फिर आपको एक वोटर स्लिप मिल सकती है और आपको वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ भेजा जाएगा जहां ईवीएम और वीवीपैट रखी होती है। वहां पहुंचने पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो अपने पास रखी कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाकर ईवीएम को आपके वोट के लिए एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, हर वोट के लिए एक्टिवेट करना पड़ता है? हाँ, ताकि एक बार में एक ही वोट डाला जा सके। ईवीएम एक्टिवेट होने के बाद आप वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे जहां पूरी प्राइवेसी होती है। ठीक है। वहां आप अपनी पसंद के कैंडिडेट के नाम और सिंबल के सामने वाला नीला बटन दबाएंगे। बटन दबते ही एक लंबी बीप की आवाज आएगी। बीप की आवाज? हाँ, और साथ ही वीवीपीएटी मशीन में वो पर्ची प्रिंट होकर 7 सेकंड के लिए दिखेगी। बीप और पर्ची, ये कंफर्मेशन है कि आपका वोट कास्ट हो गया है। और बस हो गया वोट? हाँ, आपका वोट डल गया, फिर आप पोलिंग स्टेशन से बाहर आ सकते हैं। पूरी प्रोसेस प्राइवेट और सीक्रेट होती है। ये सब स्मूथली और फेयरली हो, इसके लिए ईसीआई क्या इंतजाम करता है? सुपरविजन कैसे होता है? क्योंकि गड़बड़ी के आरोप तो लगते ही हैं। हाँ, ईसीआई इसके लिए बड़ी संख्या में ऑब्जर्वर्स नियुक्त करता है। ये सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। कहाँ से आते हैं ये ऑब्जर्वर्स? उन्हें अक्सर दूसरे राज्यों से भेजा जाता है ताकि इम्पार्शियलिटी बनी रहे। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं। जनरल ऑब्जर्वर्स होते हैं जो देखते हैं कि कैंपेन फेयर हो, एमसीसी फॉलो हो, पोलिंग पीसफुली हो, लोग बिना डरे वोट डाल सकें, कोई इंटिमिडेशन ना हो। और आजकल चुनावों में खर्चे की बहुत बात होती है। कैंडिडेट्स करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। क्या स्पेंडिंग पर भी नजर रखी जाती है? हाँ, उसके लिए अलग से इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स होते हैं। ये अक्सर इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। उनका क्या काम होता है? वो कैंडिडेट्स और पार्टीज के खर्चे पर बारीकी से नजर रखते हैं। हर कैंडिडेट के लिए खर्च की एक लीगल लिमिट तय है कि वो चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये मॉनिटर करना तो बहुत मुश्किल होगा। खर्चा तो कई तरीकों से छुपाया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत चैलेंजिंग काम है। कैश का इस्तेमाल, प्रॉक्सीज के थ्रू खर्चा, ये सब मॉनिटर करना आसान नहीं है। पर हाँ, ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट्स भेजते हैं, शैडो रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, और अगर लिमिट से ज्यादा खर्चा पाया जाता है तो एक्शन भी हो सकता है। मीडिया का क्या रोल है इस पूरी प्रोसेस में? मीडिया तो बहुत एक्टिव रहता है इलेक्शंस में। मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ट्रांसपेरेंसी लाने में। ईसीआई मीडिया को चुनाव कवर करने के लिए एनकरेज करता है, उन्हें फैसिलिटीज भी देता है। जैसे? मीडिया रैलीज कवर करता है, डिबेट्स कराता है, इंटरव्यूज लेता है, वोटर्स को इन्फॉर्म करता है अलग अलग कैंडिडेट्स और पार्टीज के बारे में। एक तरह से वोटर एजुकेशन का काम भी करता है। लेकिन क्या उन पर कोई रूल्स लागू होते हैं? हाँ, उन्हें भी रूल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे जरूरी है वोट की सीक्रेसी मेंटेन करना। वो ये नहीं दिखा सकते कि पोलिंग बूथ के अंदर कौन किसे वोट दे रहा है। और क्या वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकते हैं? हाँ, मीडिया पर्सनल को पोलिंग स्टेशंस और काउंटिंग सेंटर्स में जाने के लिए ईसीआई की तरफ से स्पेशल पासेस दिए जाते हैं ताकि वो प्रोसेस को कवर कर सकें। और ये ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स जो आते हैं, इनका क्या चक्कर है? इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? हाँ, बिल्कुल है। ओपिनियन पोल्स मतलब चुनाव से पहले वोटर इंटेंशन जानने वाले पोल्स। हाँ। उनके रिजल्ट्स पहले फेज की वोटिंग शुरू होने से 48 घंटे पहले से लेकर आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने तक पब्लिश या ब्रॉडकास्ट नहीं किए जा सकते। अच्छा, मतलब वोटिंग के दौरान नहीं दिखा सकते? नहीं। इसी तरह एग्जिट पोल्स यानी वोट देकर निकले वोटर से पूछना कि किसे वोट दिया। हाँ, वो भी आते हैं रिजल्ट से पहले। उनके नतीजे भी सभी फेजेस की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद ही जारी किए जा सकते हैं, उससे पहले नहीं। ऐसा क्यों? रीजन वही है, ताकि जो वोटर्स अभी वोट डालने वाले हैं, खासकर लेटर फेजेस में, उनका डिसीजन इन पोल्स के नतीजों से इन्फ्लुएंस ना हो, फेयरनेस बनी रहे। ठीक है, समझ गया। वोटिंग हो गई, ईवीएम्स जमा हो गई, अब आती है बारी काउंटिंग की। ये कैसे होती है? वोटिंग के बाद सभी ईवीएम्स और वीवीपीएटीज को पोलिंग स्टेशन से कलेक्ट करके डेजिग्नेटेड स्ट्रांग रूम्स में रखा जाता है। ये स्ट्रांग रूम्स डबल लॉक सिस्टम के तहत होते हैं और इनकी 24/7 सिक्योरिटी होती है। सीसीटीवी सर्वेलेंस होता है, कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी निगरानी रख सकते हैं। काफी टाइट सिक्योरिटी लगती है। हाँ, बहुत जरूरी है। फिर काउंटिंग डे पर सुबह रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, ईसीआई द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट्स या उनके ऑथोराइज काउंटिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में स्ट्रांग रूम खोला जाता है। सबकी मौजूदगी में? हाँ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। फिर ईवीएम्स को काउंटिंग टेबल्स पर लाया जाता है। पहले पोस्टल बैलेट्स गिने जाते हैं, अगर हैं तो। फिर ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है। ईवीएम से काउंटिंग कैसे होती है? बटन दबाकर। हाँ, कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटन दबाया जाता है। ये बटन भी सील्ड होता है, उसे सबके सामने खोला जाता है। बटन दबाते ही हर कैंडिडेट को मिले वोटों की संख्या डिस्प्ले हो जाती है। इसे नोट किया जाता है। राउंड वाइज रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं।
और वीवीपैट का क्या होता है? काउंटिंग के दौरान ईसीआई के रूल्स के हिसाब से हर असेंबली सेगमेंट में रैंडमली सिलेक्टेड कुछ पोलिंग स्टेशंस, यूजुअली 5, की वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम काउंट से फिजिकल मिलान किया जाता है। अच्छा, वो रैंडम चेक होता है। हाँ, ये देखने के लिए कि ईवीएम और वीवीपैट में कंसिस्टेंसी है। और विनर कैसे डिसाइड होता है? जब सभी राउंड्स की काउंटिंग पूरी हो जाती है और वीवीपैट मैचिंग अगर हुई है भी हो जाती है, तो जिस कैंडिडेट को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर उसे ऑफिशियली विनर डिक्लेयर करता है। सबसे ज्यादा वोट, यही है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसके बारे में हम सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, यही है फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, जो भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए इस्तेमाल होता है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, जरा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। देखिए, इसका मतलब है कि पूरे देश को लोकसभा के लिए या राज्य को विधानसभा के लिए अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में बांटा जाता है। इन एरियाज को कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। वोटिंग के दिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स अपनी पसंद के एक कैंडिडेट के लिए वोट डालते हैं। ठीक है, एक वोटर एक वोट। हाँ, और काउंटिंग के बाद जिस कैंडिडेट को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है, उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। चाहे उसे 50% से ज्यादा वोट ना मिले हो। हाँ, यही की पॉइंट है। उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 50% से ज्यादा मिलना जरूरी नहीं है, उसे बस बाकी सभी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलने चाहिए, चाहे जीत का अंतर सिर्फ एक वोट का ही क्यों ना हो। जैसे 100 मीटर की रेस में जो फिनिश लाइन सबसे पहले क्रॉस कर गया वही विनर, भले ही सेकंड आने वाले से सिर्फ कुछ मिली सेकंड्स आगे हो। अच्छा, मतलब सिंपल मेजॉरिटी नहीं बल्कि रिलेटिव मेजॉरिटी चाहिए, जिससे बाकियों से बस एक वोट भी ज्यादा मिल गया, वो जीत गया। एग्जैक्टली, यही है एफटीपीपी। और यही सिस्टम स्टेट असेंबलीज के लिए भी है? हाँ बिल्कुल, राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की विधानसभाओं के चुनाव भी इसी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी और एफटीपीपी सिस्टम से होते हैं। ठीक है, काउंटिंग हो गई, विनर डिक्लेयर हो गया, इसके बाद क्या होता है? प्रोसेस खत्म? टेक्निकली हाँ, जब सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन सभी चुने हुए मेंबर्स की एक कंप्लीट लिस्ट कंपाइल करता है और फिर प्रेसिडेंट को लोकसभा के मामले में या संबंधित राज्य के गवर्नर को राज्य विधानसभा के मामले में वो लिस्ट भेजता है और हाउस के विधिवत गठन मतलब ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक अप्रोप्रिएट नोटिफिकेशन जारी करता है। अच्छा, ईसीआई नोटिफाई करता है कि हाँ, सदन बन गया है। हाँ, इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है और फिर प्रेसिडेंट या गवर्नर एज द केस में भी नए सदन का सत्र बुला सकते हैं। लेकिन अगर किसी को लगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, मैल प्रैक्टिस हुई है, तो क्या रिजल्ट आने के बाद कुछ किया जा सकता है? विनर डिक्लेयर होने के बाद भी? हाँ बिल्कुल, उसके लिए इलेक्शन पिटीशन का प्रोविजन है। इलेक्शन पिटीशन, ये कौन फाइल कर सकता है? कोई भी वोटर या कैंडिडेट उस चुनाव का, अगर उसे लगता है कि चुनाव के दौरान करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, जैसे ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस या वोटों की गिनती में धांधली हुई है, या किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन गलत तरीके से एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुआ है, तो वो रिजल्ट आने के 45 दिन के अंदर हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है। इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होती है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं? नहीं, पहले संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में होती है। हाँ, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और अगर पिटीशन में लगाए गए आरोप सही साबित हो गए तो कोर्ट उस जीते हुए कैंडिडेट का इलेक्शन वॉइड मतलब रद्द घोषित कर सकता है। ओह, तो सीट खाली हो जाएगी? हाँ, और कुछ केसेस में कोर्ट दूसरे कैंडिडेट को जो सेकंड आया हो विजेता घोषित कर सकता है, या फिर उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में री इलेक्शन यानी दोबारा चुनाव का ऑर्डर दे सकता है। ये कोई नॉर्मल सिविल केस नहीं है, इसे एक ऐसी कंटेस्ट माना जाता है जिसमें पूरा निर्वाचन क्षेत्र शामिल होता है। मतलब गड़बड़ी हुई तो पूरा चुनाव रद्द भी हो सकता है। काफी गंभीर है ये तो। अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म है ये? बिल्कुल, ये चुनाव प्रक्रिया की इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये पूरी प्रोसेस नोटिफिकेशन से लेकर पिटिशन तक वाकई बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव है। और जैसा सॉस में लिखा है, भारत में अब तक 17 आम चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के। इतने बड़े और डाइवर्स देश में इतने सालों से लगातार चुनाव कराना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। निश्चित रूप से ये इंडियन डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, तमाम चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स के बावजूद। तो ये थी हमारी आज की चर्चा भारतीय चुनाव प्रक्रिया पर।
ये समझना कि हमारा वोट कैसे एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है और फिर कैसे सरकार बनती है, ये लोकतंत्र में हमारी भागीदारी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और शायद सोचने वाली बात ये भी है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और समाज बदल रहे हैं, क्या भविष्य में चुनाव प्रक्रिया का स्वरूप भी बदलेगा? क्या वोटिंग के नए तरीके आएंगे, जैसे ऑनलाइन वोटिंग? ये कुछ सवाल हैं जो शायद भविष्य में हमें देखने को मिले। हाँ, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट तो हर फील्ड में दिख रहा है। इलेक्शंस भी इससे अछूते नहीं रहेंगे शायद। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि भारतीय राजनीति के अध्याय 80 चुनाव, चैप्टर 80 इलेक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी पर हमारी आज की ये चर्चा आप सबको पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी ही और गहरी चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।